तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को बहुत बहुत बधाई, मुबारक, कांग्रेट्स। अंडर 19 टीम हमारी आज वर्ल्ड कप जीत गई और क्या खूब खेल खेला है। आयुष की कैप्टनशिप में वैभव सूर्यवंशी हमारे अगले स्टार, मतलब आज सीट से उठने ही नहीं दिया। मैं 1.5 घंटे तक सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी के बाद लगातार देखता रहा। मतलब 175 रन्स, 15 चौके, 15 छक्के, 150 रन तो ऐसे ही हो गए। 25 रन दौड़ कर लिए और 411 का टारगेट, 411। किसी भी टीम के लिए ये लगभग नामुमकिन सा एक टारगेट है, वो भी अगर फाइनल हो तो। लेकिन ज़बरदस्त, मतलब फाइनल में उन्मुक्त चांद के बाद सेंचुरी बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी, और मुझे लगता है आईपीएल के बाद इंडियन टीम का भी वो हिस्सा होंगे, कम से कम T20 और वनडे में तो होंगे ही। तो पूरी अंडर 19 हमारी टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक, बधाई इस शानदार जीत के लिए, इस वर्ल्ड कप के लिए। और हम अंडर 19 के फिर से वर्ल्ड चैंपियन हो गए और कल से T20 वर्ल्ड कप चैंपियन शुरू है। हमारा पहला मुकाबला अमेरिका से है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो कल से अब T20 का खुमार चढ़ा रहेगा और T20 जैसे ही ख़त्म होगा फिर आईपीएल, मतलब बाहर ही बाहर है। तो ये तो जानकारी है, एंड कांग्रेट्स टीम इंडिया को अंडर 19। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी उस दौर की कहानी है जब न सीसीटीवी कैमरा हुआ करता था, न मोबाइल, न कॉल डिटेल। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बड़ा मुश्किल काम था। तब पुलिस अपने सिर्फ मुखबिरों पर, अपनी मेहनत पर, अपने दिमाग से किसी केस को सुलझाती थी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और उस वक्त कहते थे कि वही पुलिस अफसर या इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अच्छा है जिसके मुखबिर का नेटवर्क बहुत सॉलिड है, ये जो क्राइम सीन को बहुत अच्छी तरीके से समझता हो। ये कहानी है 1 फ़रवरी 2002, 1 फरवरी 2002 की कहानी बेंगलुरु की है। शाम के 5 बजे थे, 1 फरवरी 2002 का वो साल था। अचानक बेंगलुरु के एक पॉश एरिया में फर्स्ट फ्लोर के एक अपार्टमेंट से एक खबर आती है कि उस अपार्टमेंट में 2 लाशें पड़ी हैं। किसी ने इन लाशों को देखा और फौरन चीखा, तब तक पड़ोसी भी जमा हो गए। और इससे पहले कि पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती, आसपास के करीब 2000 लोग उस अपार्टमेंट के बाहर थे, इसलिए कि वो गुस्से में थे कि एक ऐसे रिहायशी इलाके में अगर दिन दहाड़े 2 लोगों का कत्ल हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था क्या है। कत्ल हुआ था एक महिला की और उनकी एक बेटी की। 35 साल की महिला और उनकी 4 साल की बिटिया की लाश अपार्टमेंट के एक कमरे में पड़ी हुई थी। बहुत ही बेदर्दी के साथ महिला का कत्ल हुआ था, तेज धार हथियार से। और पहली नज़र से देखकर यह भी लगता था कि महिला के साथ कत्ल से पहले रेप हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, भीड़ ज़्यादा थी, भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल था। पुलिस क्राइम सीन पर है, तब तक बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर तक भी ये खबर आती है। और उस वक्त डबल मर्डर एक पॉश एरिया में ये बहुत बड़ी चीज़ थी, इसलिए कि लोग ऐसी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते थे कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी है, वीवीआईपी लोग भी रहते हैं और ऐसे दिन दहाड़े कत्ल हो जाए। HT संगलीना उस वक्त बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली और पता चला 2000 से ज़्यादा की भीड़ है, उन्होंने फ़ौरन बाकी पुलिस के दस्ते को वहाँ भेजा और लोगों के गुस्से को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसी सीनियर अफसर को लगाया जाए जो फ़ौरन इस केस को सॉल्व करे। अब्दुल अजीम उस वक्त एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे और उनका अच्छा खासा नाम था इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम केसेस को सुलझाने में। क्राइम सीन के माहिर थे वो। तो कमिश्नर ने अब्दुल अजीम को कहा कि आप जाओ और इस केस को जितनी जल्द हो सके सुलझाएं। जब अब्दुल अजीम और उनकी टीम क्राइम सीन पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि 2 लाशें पड़ी हैं, बुरी तरह मारा गया है। और कपड़ों और बाकी चीज़ों को देखकर इस बात का भी एहसास हो गया कि महिला के साथ रेप हुआ है। और शुरुआती सीन देखकर ये लगा कि शायद वो बच्ची उस कत्ल की गवाह थी
और इसीलिए कातिलों ने उसे भी मार डाला। अंदर अलमारी में, लॉकर में सारे सामान बिखरे पड़े हुए थे, ताला टूटा पड़ा हुआ था। बाद में महिला के पति आए, उन्होंने जब बताया तो ये पता चला कि घर से सोने और कैश, जेवर और बाकी चीज़ें बहुत सारी गायब। इसका मतलब मोटिव ये था कि ये लूटपाट के लिए कत्ल किया गया है। लेकिन लूटपाट के लिए कत्ल के दौरान कोई रेप करेगा ऐसे बड़ा कम होता, क्योंकि ऐसे मौके पर लुटेरों को अपना काम करके जल्द से जल्द क्राइम सीन से भागना होता है। लेकिन यह ऐसा था नहीं, इसलिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। जब अब्दुल अजीम क्राइम सीन पर पहुंचे तो उन्होंने जब पूरे सीन को देखा तो एक चीज़ पर उनकी नज़र पड़ी, और वो थी उस घर का डोर, दरवाज़ा। दरवाजे को अंदर बाहर हर तरफ से देखा, कोई फोर्स एंट्री नहीं थी। यानी न दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई, न तोड़ा गया, न ताला तोड़ा गया। इसका मतलब है कि उस घर में जो भी आया फ्रेंडली एंट्री थी, मतलब उस घर के लोग शायद उसे जानते थे। ये जो परिवार रहता था इस फ्लैट में, ये एक मारवाड़ी परिवार था। इनका इलेक्ट्रिक केबल का बिजनेस था और ये लोग राजस्थान से आए थे, अच्छा खासे पैसे वाले थे। अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। उस वक्त अब चूंकि ना सीसीटीवी कैमरा, ना मोबाइल, जैसे आप लोकेशन ये सब पता कर सके। 2002 नया नया शुरुआत, नया नया मोबाइल भी लगभग लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ था, तो पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल थी। अब अब्दुल अजीम और उनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सबसे पहले घर वालों से पूछताछ की कि कोई दुश्मनी, कोई अफेयर, उनके बिजनेस का कोई राइवल, रिश्तेदारों में कोई ऐसा। सबसे पूछताछ कई बार, यहाँ तक कि हस्बैंड से, उनके ब्रदर से, ब्रदर इन लॉ से, हर एक से पूछताछ की गई। लेकिन ऐसा कोई भी क्लू या लीड नहीं मिला जो इस डबल मर्डर की तरफ पुलिस को आगे बढ़ाए। ले देकर एक ही चीज़ पर आकर पुलिस की नज़र ठहर रही थी, और वो ये कि इस घर में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आया, जो आया वो जानने वाला था, क्योंकि फोर्सफुल एंट्री है नहीं, और ऐसे केस में बड़ा ये सिंपल होता है। लेकिन कातिल कौन? जितने भी लोग थे, पर्सनल दुश्मनी से लेकर, बिजनेस राइवलरी से लेकर, रिलेटिव, नेबर, एम्प्लॉय, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, हर एक को खंगाल लिया। लेकिन कातिल का कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। इधर लोग गुस्से में थे, पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि आप जल्द से जल्द इस केस को सुलझाओ। लोगों में एक डर था कि घर में घुसकर इस तरीके से दिन दहाड़े अगर डबल मर्डर हो सकता है, वो कल को किसी और घर में भी हो सकता है। और पुलिस की मजबूरी ये कि तमाम घोड़े खोल दिए, फिर भी कोई सस्पेक्ट हाथ में नहीं, कोई लीड हाथ में नहीं। पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ हम मिसिंग है, कुछ मिस कर रहे हैं। उन्होंने फैमिली वाले से पूछा कि अच्छा आपकी कोई दुश्मनी किसी से? उन्होंने कहा नहीं। राजस्थान तक, बेंगलुरु से उन्होंने तार खंगाल डाले नहीं है। फिर जो बेसिक सवाल जवाब होता, उन्होंने कहा आपके घर में कोई नौकर जिस पे शक हो, उन्होंने उसको भी मना कर दिया। अब घर में जो नौकर थे उसकी लिस्ट भी दे दी, पुलिस ने उन्हें भी खंगाल लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब कई दिन बीत गए तब अब्दुल अजीम अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं। उधर से कमिश्नर साहब का प्रेशर भी है, केस को सुलझाओ। उन्होंने कहा कि हमने जितने भी मतलब एस्पेक्ट थे सबको खंगाल लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। पड़ोसियों से ये भी पता चला कि 1 फरवरी को जिस दिन ये डबल मर्डर हुआ, उन्होंने कुछ अनयूजुअल चीज़ें नहीं देखी, न किसी अजनबी को उस इलाके में या घर में जाते देखा, तो कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तब उन्हें लगा कि कुछ हम मिस कर रहे हैं। फिर से ये तय हुआ कि कुछ दोबारा से पूछताछ की जाए। अब जितने भी इस लेडी के हस्बैंड और उनके क्लोज रिलेटिव थे, अब्दुल अजीम की टीम ने तय किया कि उनको दोबारा ग्रिल करते हैं, उनसे दोबारा पूछते हैं, कुछ तो मिलेगा। अब उन्होंने लंबी पूछताछ की, पूछताछ चलती रही, कोई भी ऐसी जानकारी हाथ नहीं आ रही। तो फिर से पूछा कि अच्छा बताइए, कोई अभी कई बार होता है सर्वेंट लोग मार देते हैं, नौकर हो, आपने कहा नौकर हैं लेकिन अभी भी हैं, पूछताछ हो रही है। तब जब दोबारा पूछताछ हुई तब अचानक जिस महिला का कत्ल हुआ उसके हस्बैंड ने कहा कि हाँ, एक नौकर और था जिसको 6 महीने पहले मैंने हटा दिया था। तो उन्होंने पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा असल में आपने पूछा तो मुझे लगा घर पर जो नौकर काम करते हैं उसके बारे में, तो घर पे तो कोई ऐसा नौकर काम करता नहीं था।
मेरी फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिक केबल की जो हमारी जो फैक्ट्री है वहाँ पे एक काम करता था और उसका नाम था दीपराम। 6 महीने पहले इस इंसिडेंट के, मतलब शायद जून या जुलाई का महीना था 2002, तब वो चूँकि बहुत एब्सेंट रहता था, कहीं लापरवाह था, टाइम पर ड्यूटी पे आता नहीं था, तो उसे हटा दिया था। अब पुलिस को लगा कि वो फैक्ट्री में काम करता है, उसे हटा दिया, घर से इस मर्डर से क्या लेना देना, मोटिव समझ में नहीं आ रहा। फिर हस्बैंड ने बताया कि कई बार कुछ ज़रूरत पड़ने पर हम उसे घर भी भेजते थे ताकि घर के छोटे मोटे काम कर दे। अब यहाँ से पुलिस को लीड मिलनी शुरू हुई कि अच्छा घर भी भेजते थे। अब मोटिव भी मिल रहा है कि उसको नौकरी से निकाला हो सकता है, गुस्से में हो, बदला लेना चाहता हो। तब दीपराम के बारे में पुलिस ने सारी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। वो भी राजस्थान का ही रहने वाला था। तो पूछा गया 6 महीने पहले निकाला तो कहीं और जॉब कर रहा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो वापस राजस्थान चला गया। लेकिन जब दीपराम की सवाल जवाब का दौर चल रहा था, पुलिस घर में बैठकर पूछ रही थी, तभी उन लेडी जिनका कत्ल हुआ उनके हस्बैंड के जीजा ने अचानक बोला, वो बेंगलुरु में ही रहते हैं, कि मैंने कुछ हफ्ते पहले दीपराम को बेंगलुरु में ही देखा है। तो पुलिस ने कहा आपने घर में बताया नहीं? उन्होंने कहा ऐसे ही, वो तो एक्स एम्प्लॉई था, निकाल दिया, वो बेंगलुरु में रहे, राजस्थान में रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। पर अब्दुल अजीम का माथा ठनका कि 6 महीने पहले जिस शख्स को निकाला, जिसका ये था कि वो राजस्थान लौट चुका है, वो बेंगलुरु में रह रहा है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। अब उन्होंने दीपराम के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की, लेकिन उसका कोई ठिकाना पता ही नहीं था, क्योंकि जब वो काम करता था तब उन्हीं की फैक्ट्री के जो एम्प्लॉय के लिए छोटी छोटी जगह थी वहाँ रहता था। फिर अब्दुल अजीम को लगा कि बेंगलुरु में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बड़े सस्ते लॉज और गेस्ट हाउसेज हैं, और वहाँ इस तरीके से जो बाहर से लोग आते हैं, जब तक उनका परमानेंट कोई ठिकाना नहीं होता वहाँ रुकते हैं, क्योंकि सस्ते पैसे में रुकने का इंतज़ाम होता है। अब उन्होंने ऐसे सारे लॉज को ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से ऐसे ही एक लॉज में एक शख्स मिला जिसका नाम था आभाराम। इत्तेफाक से आभाराम भी एक्स एम्प्लॉई था इस ओनर के यहाँ, जिनकी वाइफ का मर्डर हुआ था, और आभाराम और दीपराम दोनों दोस्त थे। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो आभाराम के घर, जब वो किराए के लॉज में रह रहा था, वहाँ दबिश डाली तो वहाँ से कुछ सोने के जेवर मिले। जेवर देखकर पहचाना गया कि ये वही घर से लूटे गए जेवर का एक हिस्सा है। अब पुलिस को लगा कि आभाराम भी इस मर्डर में शामिल है। आभाराम से पूछताछ शुरू हुई। उसने कहा कि हाँ वो आया था, लेकिन इस वक्त कहाँ है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसने बताया नहीं, और उसने ये भी कहा था कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, कल को तुम पकड़े गए तो तुम मेरा खुलासा कर दोगे कि मैं कहाँ छुपा हूँ। पुलिस को लगा झूठ बोल रहा है, लेकिन अच्छी खासी उसकी खातिरदारी करने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि आभाराम सच कह रहा है, और उसे दीपराम का कोई लोकेशन नहीं मालूम। अब यहाँ आकर फिर डेड एंड, राजस्थान में टीम पहुँची, वहाँ कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तभी इसी इंट्रोगेशन के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि दीपराम का एक और भाई है जो बेंगलुरु के एक और फैक्ट्री में काम करता है। हालांकि दीपराम से उसका बहुत मतलब क्लोज, या एक तरह से कहें कि एक साथ नहीं रहता था, जब दोनों काम करते थे भाई तब भी अलग रहते थे। अब पुलिस दीपराम के भाई तक पहुंचती है। वहाँ पहुंचने के बाद उसे थाने बुलाती है। वो घबराता है, वो कहता है देखो तुम्हारा कोई रोल नहीं हम जानते, लेकिन हम तुम्हारे भाई के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अब्दुल अजीम ने जब दीपराम के भाई को बुलाया तो उन्हें पता था कि इसको शायद अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं, जो अपने दोस्त को अपना लोकेशन नहीं बता रहा है वो उस भाई को क्या बताएगा जो ऑलरेडी यहाँ रह रहा है। कल को ये भी पता है कि पुलिस उस तक पहुँचेगी, क्योंकि वो होशियार है बहुत। तो वही हुआ, जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि मैं महीनों से उससे नहीं मिला हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। ये एक पुलिस के खेल का हिस्सा था। पुलिस ने कहा ठीक है, आप साइन कर दो अपने स्टेटमेंट पर, और आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख दो, ताकि कल को कोई ज़रूरत पड़े तो हम आपको बुलाकर पूछताछ कर सकें, जैसा जनरली होता है। दीपराम के भाई ने अपना स्टेटमेंट दिया, साइन किया, मोबाइल नंबर लिखा और चला गया। दीपराम के भाई को बुलाने का पूरा मकसद सिर्फ एक था पुलिस के लिए, और वो ये कि उसके भाई से पूछताछ नहीं करनी थी, क्योंकि पुलिस को पता था उसे कुछ पता नहीं है।
वो सिर्फ उसका मोबाइल नंबर लेना चाहती थी, और मोबाइल नंबर अगर वैसे उससे लेकर या मोबाइल जब्त कर लेते तो फिर पुलिस का खेल बिगड़ सकता था। पुलिस चाहती थी कि दीप राम के भाई से ऐसे इंट्रोगेट करें और उसका मोबाइल ऐसे ले कि उसे लगा कि ठीक है, पुलिस ने बुलाया, हमने जवाब दे दिया, अब खेल ख़त्म, मेरी कहानी ख़त्म, अब पुलिस जाने, मेरा भाई जाने। और यही पुलिस चाहती थी। अब दीप राम चला गया। दीप राम तो का भाई चला गया, लेकिन जो उसने मोबाइल नंबर दिया, अब पुलिस ने उसको लगा दिया सर्विलांस पर, इस उम्मीद में कि किसी न किसी दिन उसका भाई यानी दीप राम अपने भाई को फ़ोन करेगा, और जैसे ही फ़ोन करेगा उसका लोकेशन जो है ट्रेस हो जाएगा। अब पुलिस ने लगा तो दिया सर्विलांस पर, लेकिन फ़ोन आ ही नहीं रहा। कई दिन बीत गए। फिर एक रोज़ अचानक उसके भाई के मोबाइल पर घंटी बजी। जब घंटी बजी तो सेम, चूंकि पुलिस उसका मोबाइल सर्विलांस पे रखे हुई थी, तो हर फ़ोन जो आता था वो पुलिस को पता था कौन कहाँ से फ़ोन आ रहा, राजस्थान से आ रहा, उसके दोस्त के आ रहे हैं, मतलब ऐसे दर्जनों फ़ोन तो पुलिस ने खामखा सुन लिए। लेकिन फिर एक रोज़ एक फ़ोन आया। जब फ़ोन आया और बातचीत हुई और पुलिस ने उसका नंबर ट्रेस किया कि किस नंबर से फ़ोन आया, तो फ़ोन सूरत से आया था, गुजरात के। पुलिस को लगा किसी घर से आया होगा, लेकिन जब और डिटेल में खंगाला गया तो पता चला ये घर से नहीं आया, सूरत के एक एसटीडी बूथ से, पब्लिक कॉल बूथ से ये फ़ोन किया गया था। अब पुलिस के पास इतनी जानकारी कि ये पब्लिक बूथ से किया गया, और दूसरी तरफ फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि दीप राम था। उसने अपने भाई से सिर्फ इधर उधर की बात की, ये टटोलने के लिए कि पुलिस कहाँ तक पहुँची या कहीं उसके पास तो नहीं आई। भाई ने भी उसकी ईमानदारी से बताया, मुझे पुलिस ने बुलाया था, पूछताछ किया, स्टेटमेंट दर्ज किया, मैं साइन करके चला आया, मुझे कुछ पता नहीं है, तुम कहाँ हो। अब पुलिस के पास सूरत से ये कॉल आया, उस एसटीडी बूथ के बारे में। अब गुजरात पुलिस को कांटेक्ट किया, पूछा गया कि ये बूथ कहाँ पर है। इधर फौरन बेंगलुरु की एक पुलिस टीम अब सूरत के लिए रवाना हो जाती है। फ्लाइट से पूरी टीम सूरत पहुंचती है। सूरत पहुंचने के बाद सूरत पुलिस के ज़रिए उन्हें पता चलता है कि बेंगलुरु के एक ऑटिस्कट एरिया में वो टेलीफोन बूथ है जहां से कॉल किया गया था। अब पुलिस की टीम सादी वर्दी में उस बूथ के पास जाकर, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि अगर उसने यहाँ से कॉल किया तो दोबारा भी यहाँ से करेगा, और यहीं कहीं आसपास में वो रहता है। तो अब बेंगलुरु पुलिस उस बूथ के बाहर अपने लोगों को सादी वर्दी में तैनात कर देती है, और अब उनका काम यह है कि बूथ पर आने वाले हर शख्स पर नज़र रखे, कौन कहाँ कॉल कर रहा है। और जो एक तस्वीर थी, उस तस्वीर के ज़रिए पहचानें कि दीप राम इस बूथ पर आता है कि नहीं। बूथ के बाहर पुलिस खड़ी रही, बहुत सारे लोग आते रहे, कॉल करते रहे, जाते रहे, बट किसी का हुलिया भी नहीं मिल रहा है, और कोई जो नंबर भी है दीप राम के भाई का, उस नंबर पर भी कॉल नहीं जा रहा है। पुलिस वाले खड़े हुए, ऐसी ड्यूटी होती है पुलिस की। तभी कुछ इंतज़ार के बाद एक दिन अचानक पुलिस वालों के हाथ कामयाबी लगी। उसी बूथ के बाहर पुलिस की टीम खड़ी हुई है। टेलीफोन बूथ पर जब आप फ़ोन करते हैं तो सामने डिस्प्ले पर नंबर आता है, उसी के हिसाब से बिल भी आता है। तो उस टेलीफोन बूथ पर दोपहर के वक्त एक शख्स पहुंचता है और वो फ़ोन करता है। पुलिस की टीम बाहर खड़ी हुई है। अचानक उस डिस्प्ले पर उनकी नज़र जाती है और देखते हैं कि उस पर एक एसटीडी कोड लिखा आता है 080। जैसे ही पुलिस वाले 080 कोड देखते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि 080 कोड बेंगलुरु का था। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि शायद, वैसे और भी बहुत सारे लोग बेंगलुरु फ़ोन घुमा सकते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि ये वही है दीप राम जो अपने भाई को दोबारा कॉल कर रहा है। अब मुश्किल ये थी कि वो शख्स अपना आधा चेहरा छुपाए हुआ है। अब पहचाने कैसे? जो अब्दुल अजीम थे उनके पास एक और क्लू था। उन्हें यह मालूम था कि जो दीप राम है वो एक लंबे वक्त से बिजली के तार के कारखाने में काम कर रहा है, तो उसकी जो छोटी उंगली है, कानी उंगली, उन तारों की वजह से उसके आधे उंगलियों पर कट के निशान है।
बड़े बड़े। तब एक पहचान, वो चेहरा समझ में नहीं आ रहा, वो बूथ के करीब जाते हैं इस तरह से बनकर कि जैसे वो बाहर निकले तो दूसरा कोई आदमी फ़ोन करने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है, और वो झांक रहे हैं, चेहरा साफ दिख नहीं रहा, लेकिन अचानक उनकी नज़र उसकी उंगली पर पड़ती है और वो उंगली पर कट के निशान थे। उन्हें यकीन हो गया कि यही दीपराम है। दरवाज़ा खोलते हैं, ज़ोर से चीखते हैं, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार देंगे। उनके ज़ोर से चीखने के पीछे एक वजह ये थी कि जो आसपास पुलिस वाले थे वो सब भाग कर आ जाए और दबोच लें। दीपराम घबरा गया, अपना दोनों हाथ उसने ऊपर उठाया, पुलिस ने उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ हुई, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो दीपराम है। इसके बाद उसे वापस बेंगलुरु लेकर आते हैं। जब बेंगलुरु लाते हैं तो उससे पूछताछ होती है। पूछताछ में वो बताता है कि 6 महीने पहले जब मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाला तो मुझे बड़ी बेइज्जती फील हुई थी, और फिर मुझे लगा कि मुझे बदला लेना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, छोड़ो, भूल जाता हूँ। तो मैं वहाँ से निकलकर बेंगलुरु में ही रहा। अगर मैं राजस्थान लौट जाता तो शायद मेरे हाथों से ये क्राइम नहीं होता, लेकिन ये था कि राजस्थान लौट कर क्या करूँगा। बेंगलुरु में दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन दूसरी नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी, और मुझे लगा कि ये दूसरी नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है कि पहले मालिक ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तब मैंने सोचा कि एक साथ 2 काम करता हूँ, एक तो बदला लेता हूँ और दूसरा घर में मुझे पता था, कई बार गया था कि वहाँ जेवर पैसे होते हैं, इसलिए मैं एक दिन, और रूटीन भी पता था शाम को कितने बजे मालिक के बाकी लोग घर आते हैं, तो मैं गया लूट के इरादे से। फिर मेरी नीयत ख़राब हुई, फिर मैंने रेप किया, और उसके बाद वो 4 साल की बच्ची वहीं मौजूद थी। मुझे मालूम था कि वो पहचान लेगी, क्योंकि पहले मैं घर जाया करता था, इसलिए उसे भी मार दिया। बाकी के लूट और के पैसे और जेवर पुलिस ने उससे बरामद किए। इसके बाद ये मामला कोर्ट में गया, और 22 जुलाई 2003, 18 महीने के बाद इस कत्ल के ट्रायल कोर्ट ने दीपराम को मौत की सज़ा सुनाई। दीपराम ने इस फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और अमूमन जो हम लोग देखने को मिलता है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने निचली अदालत की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तो एक स्टडी कोड और एक उंगली के निशान, इन 2 चीज़ों से उस दौर में जब टेलीफोन और बाकी फॉरेंसिक और टेक्निकल सपोर्ट कम था, सिर्फ अपने दिमाग से पुलिस वालों ने इस केस को सुलझाया और असली कातिल को पकड़ा। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज बाबर लाल चौधरी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बाबर लाल जी। और ये भेजा है लीलेश चौधरी ने। साथ ही प्रियंका तायवाड़े जी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका जी। और ये भेजा है चैतन्य एंड निनाद ने। साथ ही श्रेया राज यादव का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। और ये सबिता एंड पिंटू यादव जी की बिटिया है। नदीम अरशद, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नदीम। और ये भेजा आकिब जमाल ने है। इसके अलावा आज रीता सिंह एंड अरविंद सिंह जी, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, रीता जी एंड अरविंद जी। और ये भेजा प्रेम ने है, प्रेम के पेरेंट्स हैं रीता जी एंड अरविंद जी। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।